देश के जेनजी ने यूजीसी पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसे सुनकर साफ कहा जा सकता है कि अब जेनजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि असल में मुद्दों के तह तक जा रहा है, और केवल जा ही नहीं रहा है बल्कि अपने सवालों को लेकर ऐसे ऐसे मंचों पर पहुंच रहा है जहां सत्ता में बैठे लोगों से सीधे सवाल पूछ सके। ऐसे में हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में जहां आपको कुछ अलग अलग मुद्दों पर देश के जेनजी के सवाल दिखाए, वहीं आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने देश का जेनजी यूजीसी को लेकर और शंकराचार्य वाले मामले पर क्या राय रखता है, उसकी धर्म को लेकर क्या सोच है और वो जातिगत भेदभाव को लेकर कितना चिंतित है। ऐसे में पहले एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सर, अभी आपने तुरंत बोला कि हमारे पिता ने क्या किया हमें मतलब नहीं, तो हमारे पुरखों ने जो किया उसकी सजा हम बच्चों को क्यों मिलेगी जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं? आप बच्चों के दिमाग में गंद भर रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण और सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क है, और सुरक्षा का हक हर एक बच्चे का है। तो नियम बदलने चाहिए, बिल्कुल बदलने चाहिए। ये लीजिए, अगर लोगों को लगता है पलट गए, क्या दिक्कत है? सुना आपने, छात्रों ने जब सवाल पूछना शुरू किए तो अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं के हाथ पांव फूलने लगे, जबकि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। और ये तो शुरुआत भर थी। छात्रों ने अलग अलग पक्ष रखा और तरह तरह के वाजिब सवाल किए जिसके सवाल मिलने वाकई जरूरी हैं, और छात्रों के यही सवाल दिखाते हैं कि अब वो वाकई मुद्दों को लेकर कितने चिंतित हैं। टूटे हुए लक्ष्य का हम भ्रम देख रहे हैं, जिले इलाही के हम कर्म देख रहे हैं, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। महोदय, मेरा सवाल बहुत ही यहाँ पैनल मेंबर से बहुत ही सरल से सवाल है कि एक बच्चे को अपना जीवन बनाने में, उस लेवल पे आने में 18 वर्ष का समय लगता है, वहीं यूजीसी जैसा कानून आता है जो वो फिर उसमें उस पर कोई भी झूठा आरोप लगा देता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। आरोप पर एक जवाब लेंगे। सर, मेरा सवाल, सर आप जेएनयू से हैं, आप जानते होंगे अपने कॉलेज का जो बिहेवियर जो चल रहा है इस समय पे, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे ये बताइए, आपको जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो तब नहीं दिखता जब वहाँ की धरती पे तिलक तराजू और तलवार जैसे जूते चार मारो ऐसे नारे लगते हैं, ठीक है। आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को 100% इंक्रीज कर देगा। ये मैं भविष्य कोई नहीं देखा है, आप कैसे देख? मैम, मेरा क्वेश्चन सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, आज जितने भी बड़े नाम हैं वो आज शांत क्यों हैं? क्या उनको अपने वोट बैंक खोने का डर है? मेरा ये सवाल है मैडम कि जनरल कैटेगरी के साथ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है कि मैं एक पंडित हूँ, मेरे SC ST दोस्त द्वारा भी ये कई बार कहा जा चुका है कि तुम्हारा काम सिर्फ जन्म पर भी खाना है और मरने पर भी खाना है। तो क्या ये डिफेमेशन की पॉइंट नहीं कहा जा सकता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि OBC ST आज भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब अपनी हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो हमें ये कह के बोला जाता है तुम्हें तो पका पकाया मिल जाता है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत। कौन बोलता है? जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि OBC के ऊपर अत्याचार नहीं होता सर, तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, 2024 में कर्नाटका में 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी थी सिर्फ इस वजह से कि उनके पास उनसे जातिवाद होता था। वाकई जाति के आधार पर भेदभाव होता है और इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपको वो भी सवाल सुनने को मिले होंगे जहां छात्रों ने बताया कि कैसे ब्राह्मण को यह कहा जाता है कि तुम्हारा काम तो सिर्फ जन्म पर भी खाना है और मरने पर भी खाना है, और ये उसने अपनी आप बीती बताई। बाकी इसमें वो भी छात्र थे जिन्होंने ये भी बताया कि कैसे आरक्षण को लेकर तंज कसे जाते हैं और कहा जाता है कि तुम्हें तो पका पकाया मिल जाता है, मेहनत करने की क्या जरूरत। यानी जेनजी की जो भी सोच थी उसने बेझिझक और बिना डरे अपनी बात रखी। और इतना ही नहीं, कुछ छात्र तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, वो भी देखिए। हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का बात करते हैं और यहाँ जातिवाद में उलझे पड़े। मेरा यही सवाल। मेरा सवाल ये है कि कमेटी में जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं है? अगर SC ST और OBC सारे लोगों को ये पता है, उनमें से बहुत बड़ा वर्ग ही उसका ही इस रूल का अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो फिर सरकार को, रूलिंग पार्टी को कैसे समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें ये खोट उनको क्यों नहीं नजर आया? मेरा सवाल उस पक्ष से है जो ये कह रहा है कि यूजीसी के नए नियमों को पे रोक गलत है। क्यों गलत है सर? इसमें तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ साफ और स्पष्ट अन्याय हो रहा है, और क्या मतलब कि मौका मिला तो बदला निकालेंगे। दूसरी बात आपने ये कही कि जो SC ST उसके साथ काफ़ी साल से अन्याय हुआ, मैकेनिज्म ठीक नहीं। 2012 से अभी 26 तक लगभग 208% शिकायतें बढ़ी हैं। 2012 में 350 शिकायतें दर्ज हुई और 2019 में लगभग 1150। तो दिक्कत क्या है? देखा आपने, युवा पूरा आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी के साथ आया है। यानी अगर उसे मौका मिलता है सवाल पूछने का, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने का, तो वो उस मौके को गंभीरता से ले रहा है, उसकी अहमियत समझ रहा है। और जिस तरीके से वो जातिगत भेदभाव को लेकर चिंतित दिखा, ठीक उसी तरीके से धर्म से जुड़े मामले को लेकर भी तीखे सवाल पूछे।
वो भी राजनीति से जोड़कर। कि क्या वाकई में दिल्ली जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को एक हथियार बना करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है? मैं इसमें जोड़ दूं, दो कॉन्स्पिरेसी कहानियां चल रही हैं। एक यूजीसी कानून को लेकर के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव में कमजोर करने के लिए दिल्ली ये करना चाहता है। दूसरा, जो अभी मुक्तेश्वरानंद का पूरा विवाद चला, इसमें केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड इनसे बिल्कुल अलग है। तो क्या योगी को कमजोर करना दिल्ली चाहता है? सुना आपने, युवा भी अब देश में चल रही राजनीति को बारीकी से समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसके तह तक जा रहा है। खैर, कुछ और सवाल सुनिए जो धर्म को लेकर छात्रों ने किए। मेरा प्रश्न मल्लुक नागर जी से है कि सर, आप धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं, आप संतों की बात करते हैं। अगर ये दूसरे राज्य में होता तो आप मुख्यमंत्री तक से इस्तीफा मांग लेते, मगर अभी आपकी सरकार शांत बैठी, किसी अधिकारी से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या प्रशासन ये क्लियरली बता सकता है कि डिसीजन क्राउड मैनेजमेंट पर था या व्यक्ति की पहचान पर था? मेरा पूरे विपक्ष से सवाल है। सारे नेता जो थे आप सबके आए हैं, उन्होंने बोला है शंकराचार्य के साथ जो हुआ है बुरा है, पर जो जनता मार खाई है उसके बारे में क्या सवाल है? उसके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? सर, मेरा सवाल ये है कि जब कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर एक बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के प्रशासन कैसे किसी एक संत को नकली घोषित कर सकता है? सवाल है कि जब ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में बहुत भीड़ होती है और स्टेट इन्वेंशन अगर थोड़ा पब्लिक सेफ्टी के लिए करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सरकार स्वीकार करती है कि प्रयागराज में हुआ इंसिडेंट प्रशासनिक सफलता से ज्यादा प्रशासनिक चूक को दिखाता है? सुना आपने, छात्रों ने पार्टियों के दोहरे रवैयों को लेकर एक तरीके से उन्हें आईना दिखाने का काम किया है, जिसके बाद प्रवक्ता दाएं बाएं झांकने लगे। जवाब नहीं था उनके पास। और हाँ, ऐसा भी नहीं था कि छात्रों ने क्यों सत्ताधारी पार्टी से ही सवाल किए हो, विपक्षी पार्टी से भी तीखे सवाल पूछे उन्होंने, वो भी सुनिए। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये, पहले तो आप जितने यहाँ बैठे हैं, आप सब मैंने मान लिया कि धर्म को आप सिर्फ दिखाते हैं, कभी निभाते नहीं हैं। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद एक नेशनल मुद्दा है, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी तब कहाँ थी जब वो एक उन्नाव रेप केस में जब कुलदीप सिंह सेंगर का जब मामला था, तब आपकी पार्टी उस महिला का स्टैंड लेने कहाँ आई थी? आज आप अभी मुक्तेश्वरानंद को एक नेशनल मुद्दा बनाते हैं, पर 1990 में मुलायम सिंह यादव को आप ही की पार्टी ने मौलाना मुलायम करके प्राउडली प्रोजेक्ट किया था। सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता से है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों घरों में पत्थर नहीं फेंकते। पहले इतिहास में आपकी सरकार ने, आपकी सत्ता में संतों पर लाठी चली, गोलियां चली, और आप आज उन्हीं के समर्थन में खड़े हैं। हम एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स देखते हैं, और हम जैन जी जो सर आपने बोला था, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके इस मैनिपुलेशन से। आप ये बताइए कि आपके वर्ड्स और आपकी पार्टी के एक्शंस कब मैच करेंगे? यानी छात्रों के ऐसे ऐसे सवालों को सुनने के बाद आपको ये जरूर एहसास होगा कि युवा मुद्दों को लेकर चिंतित जरूर है, वो चाहे धर्म का मुद्दा हो, जातिगत भेदभाव का, या फिर अपनी बुनियादी जरूरतें हो। वो उनकी बारीकियों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ऐसे में उसके मन में जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं वो सीधे मंच मिलते ही बेझिझक जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछ रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही छात्र हमारे देश का भविष्य है। ऐसे में और भी जो छात्र हैं, युवा हैं, वो भी जरूर अपने मुद्दे को समझें, और न केवल समझें बल्कि समय आने पर सवाल भी खड़े करें, जिम्मेदारी तय करें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। बाकी हमारी जंजी वाली पेशकश ऐसे ही समय समय पर आती रहेगी। हमारी इस कोशिश को आप कितना सराहते हैं, कितना पसंद करते हैं, इसको लेकर आपके सुझाव क्या हैं, वो भी आप हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।